Hello everyone. Today we will be starting with another chapter of political science, that is electoral politics. Now this chapter will deal with one of the most important mechanism and the process which is conducted in our country, that is the process of election. Now हम लोगों को इलेक्शंस के बारे में क्या पता है? जनरली हम लोग इलेक्शंस का मतलब समझते हैं कि ये एक वन डे प्रोसीजर होता है जो डिसाइडेड डेट पर हम लोग जाते हैं. All the people who are eligible for vote go to a polling booth, do the voting, cast their vote and then the votes are counted and the results are declared. पर हम इसको जितना सिंपल प्रोसेस मानते हैं और जितना इजी प्रोसेस मानते हैं ये एक्चुअली में उतना ही टीडियस वर्क है and it is conducted by it requires a lot of arrangements which are to be made prior to the commencement of elections, right? अब कितने लेवल्स पर हमारे यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, सबसे पहले हम वो स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं. हमारे यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है. सबसे पहले प्रायर मोस्ट लेवल पर हमारे पास आता है सेंटर. ठीक, सेंटर के बाद सेकेंड लेवल हमारे पास आता है स्टेट और स्टेट के बाद थर्ड लेवल हमारे पास आता है लोकल गवर्नमेंट का. ठीक है, ये मैंने एक वर्टिकल लाइन में लिखा हुआ है. इसको वैसे हम क्लास 10 में रेफरेंस के तौर पर पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं. इस डिवीजन ऑफ पावर को हम एक्चुअली या तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं या फिर हम इसको फेडरलिज्म के नाम से रेफर करते हैं. जब सेंटर की बात होती है तो सेंटर में 2 हाउसेज हैं. वन इज लोकसभा एंड द सेकेंड हाउस इज नोन एज राज्यसभा. ठीक है, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में भी 2 हाउसेज होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद. और लोकल लेवल 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया. अर्बन एरिया में हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं और रूरल एरिया के अंदर हम पंचायती राज, पंचायत की बात कर रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. अब मैंने यहाँ पर हर पे 2 डिवीजन करे हुए हैं. सारे हाउसेस डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते और सारे हाउसेस में डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होते. विच हाउसेस कंडक्ट्स द इलेक्शंस डायरेक्टली, आई विल मार्क देम इन अ डिफरेंट कलर. इलेक्शंस लोकसभा के लिए होते हैं एंड लोकसभा के थ्रू आप किसको चुनते हो या किसको इलेक्ट करते हो? यू इलेक्ट योर प्राइम मिनिस्टर. ओके, विधानसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उसके थ्रू हम स्टेट का चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं. और जो लोकल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं तो अर्बन एरियाज के अंदर हम जनरली वार्ड काउंसिलर्स को चुनते हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हम सरपंच के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं. ठीक, तो इलेक्शन सेंटर में भी कंडक्ट हो रहे हैं, स्टेट में भी कंडक्ट हो रहे हैं और लोकल लेवल पर भी कंडक्ट हो रहे हैं. इन दोनों के मेंबर्स को कलेक्टिवली बोला जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, MP. इसके मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, MLA. विधान परिषद के मेंबर्स को, ऑल्दो दिस हाउस इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इसके मेंबर्स को
MLC मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। यहाँ पर वार्ड काउंसलर्स अगर यहाँ पर सरपंच के चुनाव कंडक्ट होते हैं। ठीक, अब बारी आती है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं क्या ये सेम टाइम पर कंडक्ट होते हैं? नो, सेंटर के इलेक्शंस टोटली डिफरेंट डेट पर कंडक्ट होंगे, स्टेट के इलेक्शंस रिस्पेक्टिवली विद डिफरेंट स्टेट्स कंडक्ट होते हैं, और अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में डिफरेंट डेट्स पर ये इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर एक इंसिडेंट के साथ स्टार्ट होता है जो एक रियल टाइम इंसिडेंट है कि हरियाणा के स्टेट में इलेक्शंस कंडक्ट होने थे। हरियाणा के स्टेट में इलेक्शंस 1987 में कंडक्ट होने थे। अब 1987 में यानी रेगुलर इंटरवल टाइम होता है 5 इयर्स का, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है कि आपको 5 इयर्स के विद इन इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, दैट इज द मैक्सिमम टेन्योर अ गवर्नमेंट कैन होल्ड ऑफिस, राइट। 1987 में होने थे, दैट मीन्स पिछली गवर्नमेंट कब आई होगी? 5 साल अगर अपन इसमें से डिडक्ट कर लें तो 1982 में आई थी। ठीक, यहाँ पर एग्जिस्टेंट हरियाणा में गवर्नमेंट थी जो कांग्रेस रूल कर रही थी 1982 से। 87 में जब इलेक्शंस होते हैं तो हरियाणा स्टेट में रेजिडेंट्स जितने भी थे, जितने लोग थे, वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से वर नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री एंड वर नॉट हैप्पी विद इट्स परफॉर्मेंस एंड वांटेड टू चेंज द सिस्टम। अब जब चेंज करने की बारी आई तो उन लोगों को कन्विंस करना जरूरी था दैट यू वोट फॉर अस। ठीक, कांग्रेस पार्टी के विरोध में एक नई पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा के स्टेट में आती है एंड द पार्टी गेट्स इट्स नेम लोकदल, जिसको लीड कर रहा था चौधरी देवीलाल, एंड उसने कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई थी इलेक्शंस के दौरान पर, जिस मुहिम को नाम दिया गया न्याय युद्ध। न्याय का मतलब जस्टिस एंड युद्ध मीन्स फॉर फाइटिंग। So for fighting for justice was the name given for the movement which was launched against the Congress party. अब जब उसने ये मूवमेंट चलाया तो डेफिनेट सी बात थी दैट सिंस पीपल आर अनहैप्पी एंड दे वांट टू चेंज द सिस्टम, एक बहुत अच्छा क्योंकि ऑल्टरनेटिव मिल रहा था तो दे डिसाइडेड टू वोट। अब जो ये नेता है चौधरी देवीलाल, सिंस द इलेक्शंस आर अप्रोचिंग नियर, तो वो जगह जगह पर लोगों से मिल रहा है, लोगों के पास कन्विंस करने के लिए जा रहा है एंड ही इज होल्डिंग रैलीज। एक इंसिडेंट बताया गया है कि हरियाणा के एक छोटी सी जगह पर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर हिम एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली मिडनाइट, लगभग रात के 12 बज चुके हैं एंड स्टिल द पीपल आर वेटिंग। व्हेनेवर अ कार क्रॉसेस बाय द पीपल थिंक दैट द लीडर हैज कम। After a certain while, after an hour or so, he arrives. जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो he addresses people with a lot of greeting and welcomes them and convinces him that whatsoever have been your grievances in the past 5 years, we will overcome all those grievances, right? जब वो ये सारी grievances हटाने की बात करता है तो one of the promises that he makes during his election campaign is that provided if he comes to power and if he replaces the system, first thing that he is going to change is that he is going to waive off all the loans which the small farmers had been bearing since a very longer time, and it will be much more profitable to the business class also. लोगों को अपील करने के लिए ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट बहुत सेटिस्फैक्ट्री था एंड पीपल रेडीली अग्रीज। डेफिनेटली जब इतना ज़्यादा कन्विंस हो चुके थे लोग तो 1987 में जब इलेक्शंस होते हैं तो होते के साथ ही व्हेन द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, वो डिक्लेरेशन में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है दैट लोकदल इज द विनिंग पार्टी। लोकदल इलेक्शंस को जीत रही है एंड इट हैज सिक्योर्ड 60 सीट्स अलोन इन द हरियाणा स्टेट। 60 सीट्स अकेली उस लोकदल पार्टी को मिली थी। अब जब इतनी सारी सीट्स वो विन कर चुकी थी तो क्लियर मेजॉरिटी के साथ वो जीत जाते हैं डेफिनेटली। आफ्टर अ वाइल जब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है तो एकदम से कोई भी लीडर नहीं चुन लिया जाता है एंड माइंडेड वी डू नॉट इलेक्ट एनी पर्सन।
हम जब भी वोटिंग करते हैं तो हम किसी पर्सन को चूज नहीं कर रहे, हम एक्चुअली पार्टी के लिए वोट करते हैं, राइट। तो जब भी विनर घोषित होता है तो कभी भी पर्सन का नेम नहीं डिक्लेयर किया जाता, इट इज इंटरनली डिसाइडेड दैट हु इज गोइंग टू लीड द पार्टी, बट इंस्टेड द नेम ऑफ द पार्टी इज रिवील्ड दैट हु इज गेनिंग एक्सेस मेजॉरिटी, राइट। तो यहाँ पर लोकदल के पास एक्सेस मेजॉरिटी थी। आफ्टर अ वाइल there is a ceremony which is conducted for taking oath. Whosoever is going to be either the prime minister or the chief minister, there is a oath taking ceremony wherein they are provided with taking that oath and taking over the responsibility of the office. अगले जब भी ये ओथ होती है उस दिन से वो ऑफिस कमेंस करता है। ऑफिस कमेंस करते के साथ ही द फर्स्ट प्रॉमिस दैट यू हैव मेड टू द पीपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैंपेनिंग, दैट फर्स्ट प्रॉमिस इज मेड टू बी फुलफिल्ड। तो जो उसने लोन्स को वेव ऑफ करने की बात करी थी और बिजनेसमैन के प्रॉफिट के लिए बात करी थी, वो चीज कंप्लीटली फुलफिल हो जाती है। बट in the subsequent 4 years there is no such positive activity from this party, and after 5 years again when there are fresh elections conducted, this party loses elections due to no performance of the positive performance of the party towards welfare of the people, right. So these elections when are conducted in states are known as legislative elections or legislative assembly elections they are called as। और ये एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़ा ये पर्टिकुलरली एक स्टेट का एग्जाम्पल था। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास और भी बहुत सारे हो सकते हैं जब इलेक्शंस के टाइम पर पार्टीज क्या क्या चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो करती हैं सो दैट टू विन पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द पीपल, राइट। अब जब हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक माना जाता है। अब डेमोक्रेटिक क्यों माना जाता है और हम इलेक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट लुक एट दैट। सबसे पहले हम इलेक्शंस को डिफाइन करते हैं that what are elections। अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम लोग लिखेंगे that it is a mechanism through which citizens have the opportunity to choose their representatives at regular intervals। This is the highlight of this definition that we here talk about regular interval whatsoever the time it may be। 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, not necessary that each and every country follows the system of 5-year rule। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई जगह पर ये इलेक्शंस 4 years में भी कंडक्ट हो जाते हैं, एग्जाम्पल इज USA। कई जगह पर ये इलेक्शन 6 years में भी कंडक्ट होते हैं, एग्जाम्पल इज मेक्सिको, राइट। तो ज़रूरी नहीं है बट वो इंटरवल रेगुलर होना चाहिए व्हाटसोएवर इट इज। और जो भी इंटरवल है दैट इज द मैक्सिमम टेन्योर इट कैन बी स्ट्रेच्ड टू, डज नॉट मीन दैट बिफोर दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट डिसॉल्व, ये जरूरी नहीं है। तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो सकती है उस मैक्सिमम टेन्योर से पहले भी, ठीक। अब जब आप इस रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हो, सो व्हाट opportunities that it provides to the people
gets choices available before them, so that it creates moral pressure on the people. अब ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है, ये इलेक्शन का प्रोसेस हम जनरली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में फॉलो करते हैं. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का मतलब होता है कि it is practically impossible for all the people together sit discuss policies. There is one way either कि या तो हम लोग रोज मिलकर किसी नई पॉलिसी के ऊपर सोच विचार करें, कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचें एंड देन गिव इट टू सम पर्सन. ये प्रैक्टिकली क्योंकि पॉसिबल नहीं है कंसिडरिंग सच अ वास्ट पॉपुलेशन दैट वी हैव इन आवर कंट्री, तो हमने ये जो टास्क है, ये टास्क कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को हैंड ओवर कर रखा है टू एक्ट ऑन आवर बिहाफ. Right? Our behalf means here we are talking about people who are above 18 years of age. That means we only give right to vote to through universal adult franchise, wherein people above the age of 18 years gets the right to vote. So the next heading that we are going to cover is what makes an election democratic. तो सबसे पहली चीज जिसकी वजह से इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं, दैट इज थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. वेरी इंपॉर्टेंट. You can be also asked the definition of what is universal adult franchise. You have to write all the adults above the age of 18 years. The key highlight word is irrespective of differences have the right to vote. You can take an example. We are here referring to irrespective of differences. We have so many differences which exist in our country, be it based on gender, class, caste, religion. There are many differences. जब हम ये voting right दे रहे हैं, we are forgetting all the differences which exist. A person who is as rich as Mukesh Ambani and a person who is a beggar will definitely have the right to vote, and is his citizenship criteria that he resides in the country, right? So we are here neglecting all the differences and still giving the person right to vote. No one can be denied if the person has attained the age, right? The second way because of which elections are democratic are there should be choices available in front of the voters. सपोज अगर हम ऐसा सिस्टम कंसीडर करते हैं कि जैसे चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, मेक्सिको के अंदर PRI पार्टी रूल करती है, अगेन अ कम्युनिस्ट फॉर्म. अगर ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो डू वोटर्स रियली हैव एनी चॉइसेस अवेलेबल बिफोर देम? ऑफ कोर्स नॉट.
बार बार क्या होगा कि अगर वो इलेक्शंस कंडक्ट हो भी रहे हैं तो उन इलेक्शंस का कोई मीनिंग नहीं रह गया, इट वोंट ऑफर एनी मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स बिकॉज अगेन एंड अगेन पावर विल फ्लक्चुएट बिटवीन either of the party. So in our country we have this system as a very fair system that there are many choices which are available to the voter through multi-party system. The third criteria because of which the elections are democratic are that they are conducted in a regular interval of time, right? अगर ये रेगुलर इंटरवल नहीं होगा तो किसी भी पार्टी के ऊपर कोई मॉरल प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, दैट वी हैव टू वर्क विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम. So it actually creates a lot of pressure on the political party to act in a moral way. So this is one of the very important step why they are called as a democratic system. And the fourth criteria because of which they are called as democratic is it offers हमारे पास चॉइस अवेलेबल है, प्लस जिन लोगों को हम प्रेफर करके चूज कर रहे हैं उन्हीं प्रेफर्ड कैंडिडेट्स को डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटी मिलती है. कैन एनीवन गिव एग्जांपल? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज पाकिस्तान. अगर हम पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो पाकिस्तान के अंदर हम व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में ये पढ़ते हैं दैट परवेज मुशर्रफ पास्ड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. जब उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करवाया था तो दो ही बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उस प्रेसिडेंट के पास एक्चुअली में रियल पावर्स नहीं होती विद मैटर्स टू डिसीजन मेकिंग. द रीजन इज दैट ही इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन. जब उसने वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करवाया तो वो पावर्स उसने अपने हाथ में ले ली थी. दो द प्रेफर्ड कैंडिडेट्स टू द पीपल ऑफ द पीपल वुड बी द पीपल इलेक्टेड बाय थ्रू लेजिस्लेचर्स, और जो लेजिस्लेचर फॉर्म कर रहे हैं लॉ मेकिंग बॉडी का पार्ट हैं. बट एक्चुअली में एग्जाम्पल के तौर पर किसके पास रियलिटी में पावर थी? द प्रेसिडेंट. सो हमारे यहाँ पर इट इज़ अ गुड सिस्टम दैट वी डू नॉट ऑफर दीज चॉइसेस टू अनप्रेफर्ड कैंडिडेट्स. जिन लोगों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर ये वोटिंग सिस्टम मिल रहा है वही लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं. ठीक, अब अगर अपन बात करें कि इतना कंपटीशन होना, इज इट गुड और बैड? द ओपिनियन मे बी आइदर साइड, दैट इट मे बी गुड or it may be bad. But from the perspective of the system that we have seen from the very beginning since our independence and even before independence, हम लोगों ने जब से सिस्टम को अडॉप्ट किया है तो हमारे सिस्टम के हिसाब से ये बेस्ट सूटेबल रहा है that it is good to have so much political competition amongst the people. The reality being that until and unless there is no pressure on the minds of people, they cannot work efficiently and effectively. Hence, political parties always require moral pressure to work in a better way, right? Moving on further, what is our system of elections? हम लोगों का election system कैसा चलता है?
Our election system is a bit complex system. हम सबसे पहले इलेक्शन प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कितने तरह के इलेक्शंस हमारी कंट्री में हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर कितने टाइप के इलेक्शंस हो सकते हैं? सो वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ elections. There are 3 types of elections which are conducted in our country. The first one is general, the second one is midterm, and the third one is by. जनरल का मतलब जो रेगुलर इंटरवल्स पर सामान्य रूप से You may note down these definitions if you wish to. The reason is that there is no actual definition given in the book, provided in the book, but it is important to understand because the terms and the terminologies used are given, but the exact definition of these types of elections is not mentioned anywhere. So you can use it for your reference. The elections which are conducted at regular interval, that is maximum tenure of 5 years, 5 साल खत्म होने के बाद, जैसे अभी 2019 में फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे रेगुलर इंटरवल पर, दोज विल बी कॉल्ड एज जनरल. मिड टर्म थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन if the ruling party is overthrown, these type of elections are called mid-term. और third, by in case of casualty or resignation from any minister a single vacant post is to be filled. Hence they are called बाय इलेक्शंस. ठीक है, 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं. जनरल हम पढ़ चुके हैं. मिड टर्म का मतलब होता है इफ द ऑपोजिशन पार्टी स्टार्ट्स अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक अविश्वास प्रस्ताव अगर स्टार्ट कर देती है अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, तो उसके अगेंस्ट में इफ
द रूलिंग पार्टी लूजेस दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन, रिक्वायरमेंट ये होती है दैट द रूलिंग पार्टी नीड्स टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन लोकसभा। अगर वो लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते तो दैट मीन्स दैट द रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड डज नॉट होल्ड ऑफिस फॉर लॉन्गर। इन दैट केस द PM along with his whole cabinet has to give resignation. Hence those elections when the entire cabinet changes, those are called as midterm. Since they are conducted within the tenure, that is why they are called as midterm elections. By elections होते हैं in case of resignation or death or any casualty reported by any single minister. That means we just simply need to replace just one post. Hence those type of election in which a single seat is lying vacant and you need to fill them, such types of elections are called as by elections. ठीक, अब अपना सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है ये 5 स्टेप्स में बटा हुआ है, 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है. सो वी विल स्टडी द फर्स्ट स्टेप टुडे, दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. The first step in our system of elections is making of constituencies. What do you mean by constituencies? This refers to area based representation or division depending upon the population of सबसे पहला स्टेप हमारे इलेक्शन प्रोसीजर का होता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं. जैसे एक स्टेट है तो एक स्टेट क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है तो उस एरिया में इफेक्टिवली इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए क्या किया जाता है, उस पूरे स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एरियाज में बांट दिया जाता है, जिन एरियाज को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से जानते हैं. ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी बनेंगी, दिस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट. एग्जाम्पल लेते हैं, राजस्थान is that state of India which is having the largest area. ठीक, बट अगर हम पॉपुलेशन के एस्पेक्ट से देखें तो पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश exceeds it much higher than Rajasthan. So henceforth number of constituencies which will be greater in which state is, that is going to be in Uttar Pradesh. So the criteria for making these divisions is simply based on the population of that area. ठीक, अब हम लोग जब ये डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइडेशन पर्टिकुलरली सीट्स के रेफरेंस में होता है, दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज some seats reserved for each parties and also some seats reserved for its candidates. Like for example हम यहाँ पर reserved constituencies की बात करते हैं कि इन लोगों को कुछ कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार रिजर्वेशन मिला हुआ है. फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी कैंडिडेट्स एंड विमेन. कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी जाती हैं बट ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है. जैसे जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं
तो लोकसभा के इलेक्शंस में SC के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं और ST के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड है. There is no reservation of seats provided for the candidates belonging to OBC and women in लोक सभा. जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल विधानसभा, अब हम हर स्टेट की बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द स्टेट. सपोज राजस्थान, एग्जाम्पल राजस्थान के जब इलेक्शंस होंगे विधानसभा के चीफ मिनिस्टर के, SCs have 4 seats reserved and ST have 3 seats reserved. तो यानी लोकसभा के लेवल पर और विधानसभा के लेवल पर देयर इज नो रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर OBC कैंडिडेट्स एंड वुमेन कैंडिडेट्स. बट जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है. राजस्थान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, ये रिजर्वेशन जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो राजस्थान 25 पार्ट में डिवाइड होता है, 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है, जिसमें ये सीट रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है. दिस इज द हाईलाइट व्हेन यू स्टडी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हम बहुत डीपेस्ट रूट तक डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, इसीलिए हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रखा है. दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट विच हैज बीन टेकन फ्रॉम फॉलोइंग ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम, राइट. 1/3 सीट्स, ये रिजर्वेशन का जो बिल है, ये बिल पेंडिंग है हमारा लोकसभा के लिए भी, but that bill has not yet been approved. We will move on to the second step in the next lecture. For today's lecture, we are done till the first step. Thank you so much.